वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग शॉप। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स में, हम वेल्डिंग शॉप के बारे में पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम फॉर्जिंग शॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्जिंग ऑपरेशन है क्या, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। Forging, a metal forming process in which the metal is heated and a force is applied in such a way that a required shape is obtained। ठीक है, तो किसी मेटल के पीस को पहले उसको थोड़ा हीट किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है या हैमरिंग की जाती है ताकि उसकी जो हम शेप चाह रहे हैं वो मिल जाए। तो कुछ इसके ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं फॉर्जिंग ऑपरेशन के। ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। देखो, कई कंपोनेंट्स जो है वो हम मशीनिंग के द्वारा भी बना सकते हैं, कास्टिंग के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है, या किसी और प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। तो हर एक प्रोसेस के अपने एडवांटेज हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स को हम फॉर्जिंग में बनाते हैं क्योंकि इससे हमें बनाने में फायदा है, क्योंकि उस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए फॉर्जिंग से मिल जाएंगी। ठीक है, एक तो इसमें जो है फॉर्जिंग ऑपरेशन में कुछ डिफेक्ट्स जो मेटल के हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ब्लो होल्स, पोरोसिटी, ये सब इसमें रिमूव हो जाती हैं। और जो ग्रेन है इसका, मेटल का जो ग्रेन है हमारे उसका, वो रिफाइंड हो जाता है। फिजिकली प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती हैं और थोड़ा जल्दी इसमें जो है ना प्रोडक्ट को हम जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो टाइम भी बचता है उससे और खर्चा भी बचता है। और कई तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो हम फॉर्जिंग के द्वारा हम इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन है फॉर्जिंग का, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम फॉर्जिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे जो कि फॉर्जिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्जिंग क्या एक हॉट वर्किंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम वर्क पीस को या जो हमारा जो स्टॉक है उसको हम हीट करते हैं। उसको कहां तक हीट करते हैं? अप टू द प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम फोर्स लगाते हैं मैनुअली या किसी प्रेस के द्वारा या मशीन के द्वारा। ठीक है, तब वो ताकि उसकी वो शेप मिल जाए। तो इसके अंदर हम डाइज भी यूज करते हैं, तो जिस तरह का हमें शेप से उस तरह की डाई यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉर्जिंग का है। और फॉर्जिंग को हम बिना हीटिंग के भी कर सकते हैं। विदाउट हीट फॉर्जिंग इज कॉल्ड कोल्ड फॉर्जिंग। ठीक है, जिसमें हमें हीट नहीं करना है उसको, तो हम उसको कोल्ड फॉर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप की फॉर्जिंग होती है? तो उसको हम तीन तरह से हम क्लासीफाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाई एंड अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट। तो एक होती है हॉट फॉर्जिंग। ठीक है, हॉट फॉर्जिंग कब बोलेंगे? जब हम उस वर्क पीस को या स्टॉक को जिससे हमने वो फिनिश प्रोडक्ट बनाना है उसको अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करें, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करके उसके बाद उस पर हम फोर्स लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं हॉट फॉर्जिंग। या सिंपली हम ये लेते हैं, ज्यादातर मेटल्स का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट है। इफ टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द मेल्टिंग पॉइंट, देन द फॉर्जिंग इज कॉल्ड हॉट फॉर्जिंग। ठीक है, कोल्ड फॉर्जिंग कब बोलेंगे? जब अगर हम रूम टेम्परेचर पे हम उसको फोर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की टेम्परेचर के हिसाब से हो गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। जो पीछे हमने वेल्डिंग वाला किया है वो है फैब्रिकेशन प्रोसेस। उससे पहले क्या था वो मेटल कटिंग प्रोसेस था। ये है मेटल फॉर्मिंग। एक ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो इसमें दो तरह के हमने बताए टेम्परेचर के हिसाब से, हॉट और कोल्ड। और डाई के हिसाब से भी दो तरह के, एक तो ओपन डाई, एक क्लोज डाई। ठीक है, ओपन डाई ऑपरेशन में क्या होता है, तो जो फ्लैट सरफेस होगी उस पे ही हम उसको फोर्स कर सकते हैं। जैसे एनविल पे रख के हथौड़ा मार के हम करें, उसमें डाई यूज नहीं करें लेकिन उसको हम शेप दे पा रहे हैं, तो उसके फ्लैट होती है सरफेस, तो उसको हम
ओपन डाई ऑपरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। या डाई होगी भी तो वो फ्लैट सरफेस होगी डाई की, ठीक है। तो ये जो रफ वर्क पीस या इस टाइप के पीस बनाने हैं, रफ प्रोडक्ट बनाने हैं, उनके लिए हम ये ओपन डाई जो है वो यूज कर लेते हैं, या ओपन डाई फोर्जिंग बोल देते हैं हम उसको। क्लोज डाई कौन सी होगी? क्लोज डाई होती है जो जिसके अंदर कुछ कैविटी बनी होगी, कुछ इंप्रेशन बना होगा। जो प्रोडक्ट हमने फिनिशिंग करनी, फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, वो बिल्कुल उसके हिसाब से उसके अंदर एप्लीका होगी, उसको इंप्रेशन डाइज भी बोल देते हैं। तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट बनता है वो फिनिश्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये क्लोज डाई और ओपन डाई। इक्विपमेंट के हिसाब से अगर देखें तो एक तो होता है स्मिथी फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस और मशीन और अपसेट फोर्जिंग। तो स्मिथी फोर्जिंग तो ये एक ट्रेडिशनल है, आपने रोड साइड पे भी देखा होगा, जो लोहे का काम करते हैं वो स्मिथी का, उसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करते। तो ओपन डाई सिस्टम रहता है उसमें, ज्यादातर ओपन डाई सिस्टम ही यूज करते हैं वो शेप देने के लिए वर्क पीस को। ड्रॉ फोर्जिंग क्या है, थोड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम है। और क्लोज डाई इसमें हम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि एक जो है हैमर, ठीक है, हैमरिंग करते हैं, इसको इंपैक्ट लोड डालते हैं, ठीक है। तो हैमर को ऊपर उठाया जाता है और ग्रेविटी से वो नीचे की उस पे वर्क पीस पे गिरता है, तो उसको शेप आ जाती है। सडन लोडिंग होती है इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है तो ये भी ड्रॉप फोर्जिंग की तरह, लेकिन प्रेस फोर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वर्क पीस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो सडन नहीं है, वो ग्रेजुअली स्क्वीज कर रहा है वर्क पीस को, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर हम। प्रेस फोर्जिंग में हम ज्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं और वो कंट्रोल्ड वे में उस पर फोर्स लगाता है वर्क पीस पे। और मशीन और अपसेट फोर्जिंग, ये वो ऑपरेशन है, इसमें बार स्टॉक को गर्म करके हीट ग्रिप करते हैं दो डाई के बीच में, ठीक है। और उसका जो हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हुआ उसको हम प्रेस करते हैं दूसरी डाई से, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे हम वो बढ़ाते हैं, ठीक है, अपसेट फोर्जिंग जिसको हम बोल रहे हैं। इसका नाम अपसेट फोर्जिंग भी है। इसमें क्या है कि हम मान लो ये वर्क पीस है और इसको हमने ऊपर से इसको प्रेस किया और नीचे हमने ग्रिप कर रखा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, लेंथ इसकी कम हो जाएगी। तो ये फोर्जिंग की क्लासिफिकेशन या टाइप बताए थे मैंने, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स के हिसाब से। अब इन पे ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। नॉर्मली जो फोर्जिंग ऑपरेशन है कॉमन से, वो है अपसेटिंग, ड्राइंग डाउन, बेंडिंग, पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग। अपसेटिंग ऑपरेशन क्या है, जो कि मशीन का मैंने बताया था आपको, मशीन फोर्जिंग या अपसेट फोर्जिंग। अपसेटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक डाई ये होगी, स्टेशनरी डाई है ये वाली, और इसके ऊपर ये वर्क पीस है और दूसरी डाई से ऊपर से हम इसको फोर्स लगाएंगे। हम इस तरह से ही इसको फोर्स लगा रहे हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाएगा और इसकी लेंथ कम हो जाएगी। इसमें एरिया जो क्रॉस सेक्शन वो बढ़ जाता है और लेंथ कम हो जाती है। इसमें हमारा अपसेटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव है वर्क पीस के एरिया को बढ़ाना। और किसकी एवज में बढ़ रहा है वो? लेंथ की एवज में बढ़ रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। ड्राइंग डाउन क्या है? ये इसका उल्टा है अपसेटिंग का। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमारा स्टॉक है या बार है उसकी लेंथ को इंक्रीज करना, एट द कॉस्ट ऑफ एरिया। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। तो दो डाई के बीच में प्रेस करते हैं और इसको जो है इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है, एक में तो हम एरिया इंक्रीज करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ लेंथ, और दूसरे केस में ड्राइंग डाउन में लेंथ को इंक्रीज करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कम हो जाए, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। बेंडिंग में क्या करते हैं, वर्क पीस को हम या शीट को या बार को हम बेंड करते हैं, ठीक है। जैसे ये रोलर बेंडिंग दिखा रखा है, रोलर है, इसके ऊपर से हमने इसको बेंड करना है एंगल पे, तो यहां से ये फोर्स हम लगाएंगे, हैमरिंग करेंगे और इस तरह से इसको बेंड कर देंगे, ठीक है। और एक पंचिंग का आपको पता ही होगा। इसमें क्या है, पंच के द्वारा हम जो है इसमें वर्क पीस में होल करते हैं। मान लो ये वर्क पीस हमने इस पे सपोर्ट कर दिया डाइस पे और ये ऊपर से पंच आएगा
उसको फोर्स लगाएंगे पंच को और इसमें होल कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये पंचिंग हो गए। एक ड्रिफ्टिंग होता है। ड्रिफ्टिंग क्या है, जो ऑलरेडी होल किया हुआ है उसको, उसके साइज को बढ़ाना या होल को फॉर्मेशन देना। तो इससे क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग टूल होता है थोड़ा टेपर साइज का, ठीक है, जिसका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और वो ऑलरेडी किए होल में उसको हम प्रेस करते हैं ताकि वो होल का थोड़ा साइज बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हो गए फोर्जिंग ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं कि फोर्जिंग कॉस्ट कैसे निकालें। तो जो फोर्जिंग कॉस्ट के एलिमेंट्स है वो क्या क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं। एक तो है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट इसमें क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट किसके बराबर होती है, ग्रॉस वेट ऑफ द मटेरियल इनटू रेट ऑफ मटेरियल, ठीक है, पर केजी के हिसाब से उसका क्या रेट है, ठीक है, या ग्रॉस क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट क्वांटिटी, ओके। अब ग्रॉस वेट किसके बराबर है, इसमें नेट वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस लॉसेस। अब ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो नेट वेट क्या है, नेट वेट इज द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू डेंसिटी। अब जो फोर्जिंग के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो ये फोर्जिंग के बाद हमने ये प्रोडक्ट हमारा चाहिए हमारे को, ठीक है, ये हमने फोर्जिंग से बना लिए, फाइनल है प्रोडक्ट, इसकी ये ड्राइंग मिली है हमारे को, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वेट आएगा इसका वो नेट वेट है, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल शुरू में हमने लिया इसको बनाने के लिए, जितना हमें मटेरियल चाहिए या स्टॉक का जो साइज चाहिए हमें शुरू में, ठीक है, वो क्या होगा, उसका जो वेट होगा वो ग्रॉस वेट होगा। तो उसमें और नेट वेट में दोनों में फर्क है। वो फर्क किस चीज का है, वो लॉसेस का, क्योंकि फोर्जिंग करने में कुछ मटेरियल हमारा लॉस में चला जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से लॉस हैं, टोंग सॉल्ट लॉस, फ्लैश लॉस, स्केल लॉस, शीयर लॉस और कटवेट लॉस एंड स्प्रू लॉस। तो ये लॉसेज हैं जो अलग अलग स्टेज पे या अलग अलग कारण से फोर्जिंग में हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। टंग्स होल्ड लॉस क्या है। अब क्या होता है कि मान लो किसी वर्कपीस को हमने फोर्जिंग करनी है और उसको हमने पकड़ना भी है, उसको होल्ड भी करना है। जैसे ये वर्कपीस है, इसको हमने यहां पे फोर्जिंग करनी है लेकिन इसको हमें होल्ड भी करना है, ठीक है। तो एक टंग जो है हम इसको पकड़ने के लिए चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप से। तो टंग्स में होल्ड करने के लिए हमारे को जगह भी चाहिए। तो ये जो फालतू पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टंग्स होल्ड लॉस। लॉस क्यों, क्योंकि बाद में जो वर्क पीस तो इतना ही रह जाएगा, इसको तो हम काट के अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना लेते हैं हम, 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ द स्टॉक। मान लो स्टॉक जो लिया हमने एग्जैक्टली जितना चाहिए था उससे 2-3 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा ले लेते हैं उसके लेंथ, ठीक है। फिर आता है फ्लैश लॉस। फ्लैश लॉस क्या होता है, जब 2 डाइज के बीच में, मान लो एक ये डाई है ऊपर वाली और ये है नीचे वाली डाई, और इसके बीच में ये हमने स्टॉक रख दिया या वर्कपीस रख दिया। अब इसको हमने प्रेस करना है इस दोनों के बीच में ताकि इसकी ये शेप आ जाए। हमारी शेप क्या आनी चाहिए, इस टाइप से ये शेप आ जाए, हम ये चाह रहे। तो ये पार्टिंग लाइन हो जाएगी यहां पर इनकी। तो जब दबाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट उतना मटेरियल तो थोड़ा सा फालतू ही लेते हैं। तो प्रेस होने के बाद कुछ मटेरियल जो है वो थोड़ा यहां पे आ जाएगा, थोड़ा या मान लो ये डाई यहां तक आ गई तो कुछ मटेरियल यहां पर निकल जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल यहां पे ये निकल जाएगा। तो ये जो मटेरियल एक्स्ट्रा है इसको बाद में ट्रिमिंग करके निकालना पड़ता है, तो ये भी लॉस में ही चला गया। अगर मैं इसको ऊपर से देखे, अगर मान लो राउंड स्टॉक था ये हमारा एग्जैक्ट वो था, तो ये कुछ जो है वो फालतू हमारा निकल गया, तो ये फ्लैश बोलते हैं इसको। तो इसकी जो क्वांटिटी लॉस जो जाता है उसमें क्या होता है, मान लो ये जो थिकनेस है इसकी ये 2 से 3 mm इसको लेते हैं थिकनेस, और जो इसकी विड्थ है वो लेते हैं हम 12 से 20, समझ रहे हो।
ये जो फीड है इसकी वो 12 से 20 है और जो थिकनेस है वो 2 से 3 mm। तो उसकी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैश लॉस में आ जाएगा। फिर आता है स्केल लॉस। स्केलिंग क्या है, जब हम उसको गर्म करते हैं वर्क पीस को या स्टॉक को गर्म किया, उसके बाद हम उसको रेड हॉट उस कंडीशन में मान लो उसको हम प्रेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सरफेस, ऊपर वाली सरफेस है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसकी कुछ लेयर जो ऑक्सीडेशन की वजह से उतर जाती है। ठीक है, तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो उतरा, जो मटेरियल कुछ ना कुछ तो कम हो गया ना उसका, तो उसका कुछ साइज कम हो जाता है। तो हमें स्केलिंग लॉस का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब हमने मटेरियल लिया तो हमें ये भी ध्यान है, स्केल में भी कुछ मटेरियल हमारा निकल जाएगा, तो एग्जैक्ट साइज रहे हमारा, तो उसके लिए हम थोड़ा फालतू उसमें हमें मटेरियल रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या है, सरफेस ऑक्सीडेशन की वजह से हीटिंग के दौरान जो सरफेस ऑक्सीडेशन हुआ है फोर्जिंग में, उसको हम बोलते हैं स्केल लॉस। ठीक है, तो ये जो स्केल लॉस है ये डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है ना, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा स्केल लॉस हो जाएगा। और दूसरा क्या है, मटेरियल का टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन किसी मटेरियल में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, और हीटिंग टाइम क्या है, और फोर्जिंग टेक्निक हम कौन सी यूज करें। तो सारे के सारे फैक्टर मिलकर जो है स्केल लॉस को डिसाइड करते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो है स्केल लॉस जो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू 6% हम ले लेते हैं किसका, नेट वेट। जो नेट वेट है, इससे जो हमने नेट वेट निकाला था, ये नेट वेट निकाला था, इसका 6% ले लेंगे। ठीक है, फिर आता शीयर लॉस या कट वेस्ट लॉस। अब क्या है कि जो पीस हम स्टॉक ले रहे हैं, मान लो हमें ये पीस बनाया था, ठीक है, शुरुआत में तो ये ऐसा था, तो लेकिन ये जो इस टाइप का पीस है ये भी कहीं से हमने काटा होगा। मान लो पूरी एक लेंथ थी, उसमें से हमने इतना पीस काटा, ये फिर उसमें ये पीस बना लिया। तो इस लेंथ में से हम काटते रहते हैं, तो वो किससे काट रहे हैं, हेक्सा से काट रहे हैं, जैसे सॉइंग ऑपरेशन, और उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल जो उसमें भी चला जाता है। और मान लो काटते काटते लास्ट में इतना सा पीस बच गया, तो इससे तो छोटा सा है, तो हमारा काम उससे चलेगा नहीं, तो वो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। मान लो पूरी लेंथ को हम काटते काटते लास्ट में जो पीस बचा वो हमारा इसकी लेंथ से कम बच रहा है, तो वो वेस्ट ही है। तो इसको हम बोलते हैं शीयर लॉस या कट वेस्ट लॉस। तो 5% के आसपास हम नेट वेट के उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर आता स्क्रू लॉस। स्क्रू लॉस क्या है, अब ये जो हमने टंग्स होल्ड किया था और ये वर्कपीस था, इनके बीच में ये भी तो इतना बनाना पड़ा ना ताकि डिस्टेंस मिले हमें। तो बीच वाला जो डिस्टेंस है ये, इसको, ये क्या चीज है, ये वाला इतना हिस्सा, ये उसको बोलते हैं स्क्रू। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रू लॉस। इसको भी हम काट के अलग कर दें, वर्कपीस तो ये रह जाएगा बस हमारा। ठीक है, तो ये टंग्स होल्ड को जो बनाया था और वर्कपीस को जोड़ने के लिए भी बीच में हमें स्क्रू की जरूरत थी, तो इसको हम ले लेते हैं 5 से 10% ऑफ नेट वेट ऑफ वर्कपीस। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस मिलके अप्रोक्सीमेटली 15 से 25% जो है नेट वेट है उसका काउंट करते हैं ये। तो इसलिए जब ग्रॉस वेट निकाल लेंगे, जब हम रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे, तो हम ये सारे लॉसेस ही भी कंसिडर करेंगे। भी एक्चुअल वेट तो, नेट वेट तो हमारे वर्कपीस का ही है, लेकिन बीच में जो लॉसेस होंगे वो 15 से 25% भी होंगे। ठीक है, मान लो 100 किलोग्राम हमारा नेट वेट आ रहा है इसका, तो हमारे को इसके लिए बार या स्टॉक जो चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, वो 115 से 125 किलोग्राम का हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आगे मटेरियल कॉस्ट की बात की हमने। फिर आते हैं लेबर कॉस्ट। अब लेबर भी काम करती है उसको बनाने में, ऑपरेटर लगेगा या लेबर लगेगी, तो उसका जो कॉस्ट है वो टाइम इनटू रेट ऑफ लेबर, ये तो स्टैंडर्ड है, आपको पता ही है। अब जो टाइम है वो कहां से निकलेगा, फोर्जिंग टाइम जो है वो उसका एस्टिमेशन क्या है। 2 चीज होती है फोर्जिंग में, एक तो हीटिंग करते हैं, फिर उस पर ऑपरेशन करते हैं जब प्रेसिंग या हैमरिंग के द्वारा। तो हीटिंग टाइम भी होगा उसमें, फिर ऑपरेशन टाइम भी। अब ये निकालना बड़ा मुश्किल है, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो साइज क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट बनाना उसका साइज क्या है, और मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, तो हीटिंग टाइम उस पर डिपेंड करेगा। और ऑपरेशन टाइम भी उसी पे डिपेंड करेगा। प्लस में जो वर्कर है
उसकी स्किल भी बहुत मैटर करती है, तो वेरी करती है। डिफरेंट वर्कर्स जो है डिफरेंट स्किल्स के साथ काम करते हैं, उनकी पर जो काम करने का स्पीड है वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसको टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो, फिर भी एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें हमारे को पता लग जाती है। कहीं पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उसका जो फोर्जिंग टाइम है एक एवरेज मालूम चल जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये निकाल लेते हैं। फिर बात आती है पर्सनल और फटीग अलाउंस, तो वो भी हमें उसमें जोड़ने पड़ेंगे टोटल टाइम में। ये तो हमें पहले ही बताया था कि अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो ये कितने देने पड़ते हैं? 15 से 20% ऑफ एक्चुअल फोर्जिंग टाइम। तो जो ये फोर्जिंग टाइम निकाला हमने, उसका 15 से 20% हमें उसमें पर्सनल या फटीग अलाउंस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना। मान लो इसमें जो टाइम लगता है, हमारे 30 मिनट लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 30 मिनट में हमें 15% और मान लो जोड़ना है, तो 5 मिनट और जो उसके अंदर हम उसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट उसमें और ऐड कर देंगे। अब तीसरी कॉस्ट क्या है? ओवरहेड कॉस्ट। ये तो सब में ही लगती है, पहले भी कर चुके हैं हम। ओवरहेड कॉस्ट में क्या आता है वो भी आप लोगों को पता है कि जो डायरेक्टली हम चार्ज नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट से, तो वो ओवरहेड्स में चले जाते हैं। एक तो डाइज वगैरह हो गई। ठीक है, तो वो डाई जो है वो हो सकता है और प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज हो, तो इसका जो कॉस्ट है वो ओवरहेड में ले जाते हैं। मशीन जो ऑपरेट कर रहे हैं उसका खर्चा और उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा है। ठीक है, इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए जो स्टाफ रखा उसकी पेमेंट जो है वो ओवरहेड्स में आएगी। इसके अलावा मिसलेनियस है, मान लो रेंट पे है बिल्डिंग, उसका किराया, डेप्रिसिएशन और बहुत सारे खर्चे जो कि इनमें इंक्लूड नहीं होते, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं फोर्जिंग कॉस्ट के। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे हमारे को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय।